मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल कुचिकू में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ अपनी लिखी हुई कुछ कहानियाँ। मेरी आज की कहानी का नाम है कॉफ़ी हाउस। हेलो मिस्टर सागर जी, मैं रुंझुन। वो सोनाली ने आपका नंबर दिया था। बस उसने इतना ही फ़ोन पर कहा था और मैं जाने कौन सी दुनिया में पहुंच गया। उसके नाम और आवाज़ दोनों में ही एक खनक थी। सोनाली बता रही थी कि आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है और अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। वो कुछ कहे जा रही थी और मेरा सारा ध्यान उसकी आवाज़ पर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मिठास मेरे कानों में घुलते हुए मेरे अंदर तक पहुंच रही हो। कुछ देर के इंतज़ार के बाद उसने फिर कहा, क्या हम आज शाम मिल सकते हैं? उसके इस सवाल पर मैं अचानक चौंका। हड़बड़ाहट में मेरे मुंह से ठीक से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने कहा, आज? उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप आज बिजी हैं तो फिर किसी और दिन। नहीं, मेरा मतलब है, हाँ आज ही। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक है, तो आज शाम 4 बजे कॉलेज स्ट्रीट वाले कॉफ़ी हाउस में। उसने मेरे जवाब का इंतज़ार किए बिना ही फ़ोन रख दिया और मैं अभी भी फ़ोन कानों पर लगाए हुए था, इसी इंतज़ार में कि शायद वो फिर कुछ कहेगी। जब बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं वहीं कुर्सी पर आंखें बंद कर बैठ गया। उसका एक एक शब्द मेरे कानों में अभी भी गूंज रहा था। रुंझुन, कितना प्यारा नाम था। मैं अपने ख्यालों में उसकी तस्वीर उकेरने लगा। लाल किनारी वाली सफ़ेद साड़ी में लिपटी, लंबे बाल, माथे पर बिंदी, बड़ी बड़ी आँखें। फिर अचानक ख्याल आया, हो सकता है आँखों पर चश्मा भी हो। पीएचडी कर रही है तो जाहिर है बहुत पढ़ना पड़ता होगा। और क्या, लड़कियों के बारे में मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। दरअसल दोनों छोटी बहनों की शादी करते करते मेरी उम्र अपने लिए सपने सजाने की दहलीज को पार कर चुकी थी। 26 बरस का था जब पहले बाबा और उसी बरस माँ भी, दोनों अपनी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डालकर इस दुनिया से विदा हो गए थे। तब से बस यही ठान लिया था कि बहनों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए और उनका घर बस जाए। जबकि दोनों बहनें सोनाली और रूपाली हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती कि दादा, जब तक तुम बौदी नहीं लाओगे तब तक हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। पिछले साल रूपाली ने इसी शर्त पर शादी के लिए हाँ की थी कि अगले साल तक मैं भी शादी कर लूँगा। तब से वे दोनों हर जगह मेरे लिए रिश्ता तलाशने में लगी थीं। रुंझुन कह रही थी कि सोनाली ने उसे मेरा नंबर दिया है। मैं उसकी सारी सहेलियों के बारे में सोचने लगा, शायद उसे कभी देखा हो, लेकिन बहुत जोर देने पर भी याद नहीं आया कि इस नाम की उसकी कोई सहेली है। बादलों की गड़गड़ाहट ने मेरे ख्यालों को विश्राम दे दिया। घड़ी देखी, 8:30 बज चुके थे और 1 घंटे में कॉलेज पहुंचना था। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। कलकत्ता का ट्रैफिक, ओ माँ, और ऊपर से बारिश। अगर 10 मिनट में नहीं निकला तो बस पहला लेक्चर छूटना तो पक्का था। आईने के सामने कपड़े पहनते हुए आज कई दिनों के बाद अपने चेहरे को मैंने गौर से देखा। चेहरे में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे सुंदर कहा जा सके। माथे पर, आंखों के आसपास वक्त ने अपने निशान छोड़ दिए थे। बालों में तो उम्र झलक ही रही थी।
आखिर 37 का हो चुका हूँ। और रुनझुन, वो भी तो शायद 30 के आसपास की होगी। अभी तो पीएचडी कर रही है। फिर हमारी उम्र का फर्क ज्यादा तो नहीं लगेगा उसे। लेकिन सोनाली ने तो बताया होगा। ये सोचकर मैं अपने मन को तसल्ली दे रहा था। उस पूरा दिन किसी लेक्चर में मेरा मन नहीं लगा। बार बार यही सोच रहा था कि रुनझुन से क्या बात करूंगा, कैसी होगी हमारी आगे की जिंदगी। अगर उसने मुझे नापसंद कर दिया तो? 3:30 बजे अपना आखिरी लेक्चर किसी तरह खत्म करके मैं कॉलेज से बाहर निकल आया। कॉलेज से कॉफी हाउस पैदल चलकर भी 15 मिनट में पहुंचा जा सकता था। वहां पार्किंग की परेशानी से बचने के लिए मैं गाड़ी कॉलेज में ही छोड़कर धीमे धीमे कॉफी हाउस की तरफ चलने लगा। सड़क के दोनों ओर बहुत शोर था। कॉलेज के बाद अक्सर लड़के लड़कियां यहाँ बहुत वक्त बिताते थे। किसी को किताबें खरीदनी होती, कोई चाय समोसे की दुकान पर होता। लड़कियों के लिए तो ज्वेलरी और कपड़ों की भी दुकानें बहुत थी। यूं तो हर रोज मैं इस सड़क पर से गुजरता था, लेकिन आज मैं गौर से उन्हें देख रहा था। कितनी हसीन उम्र थी उनकी, कितने सपने थे उनकी आंखों में। 2-3 साल में वो नौकरी करने लगेंगे और फिर शादी। क्या सभी के साथ ऐसा होगा? नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे मेरी तरह, शायद, जिनके रास्ते इतने आसान भी ना हो। और रुनझुन, उसने भी तो अभी तक शादी नहीं की। क्या पता उसकी लाइफ कैसी हो। मैं सड़क पर अपने ख्यालों में खोया चला जा रहा था कि पीछे से किसी ने जोर से हॉर्न बजाया। मैं चौंक कर मुड़ के देखने लगा। अब की बार उसने फिर से हॉर्न बजाया तो मैं एक तरफ को हो गया। मैंने खुद को थोड़ा सा ठीक किया और कॉफ़ी हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कलकत्ता का कॉफ़ी हाउस भी एक अजीब जगह है। कोई बाहर से आए तो पहली नज़र में ये उसे एक पुरानी खस्ता हाल इमारत से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। अंदर का नज़ारा भी ऐसा ही है। न बढ़िया फर्नीचर, न आजकल के कैफ़ेज़ की तरह रंग बिरंगा या कहिए इंस्टाग्राम रेडी कोई एम्बियंस, और ना ही खाने का कोई ऐसा मेन्यू। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को उतना ही देख पाते हैं जितना आप अपने अंदर हैं। जैसे वान गॉग की पेंटिंग आप तभी समझ सकते हैं जब आप खुद भी एक पेंटर हों। नहीं तो वो बस एक गुलदस्ते में रखे हुए कुछ सूरजमुखी के फूल ही दिखाई देंगे। कॉफ़ी हाउस का भी अपना एक इतिहास है। ये वो जगह है जहां अमर्त्य सेन और सत्यजीत रे जैसे लोग आया करते थे और विचारों का मंथन करते। उन्हीं से जो अमृत निकला उसने पूरे विश्व को सोचने के नए आयाम दिए। लेकिन रुनझुन ने ये जगह क्यों चुनी? वो भी तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। हो सकता है उसके ख्याल भी कुछ ऐसे ही हों। अब तक मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ चुका था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मुझे कोई भी ऐसी टेबल दिखाई नहीं दी जहां कोई लड़की अकेली बैठी हो सकता है वो अभी तक आई ना हो। ये सोचकर मैं कोने की एक खाली टेबल तलाशने लगा। तभी किसी ने पुकारा, सागर। मैंने आवाज की तरफ देखा। एक टेबल पर 2 लड़कियां और एक लड़का बैठे थे। उनमें से एक लड़की जिसने वाइट टॉप और जीन्स पहना था, वो हाथ हिलाकर मुझे उसी ओर आने को कह रही थी। क्या ये रुनझुन है? सुबह से जिस लड़की की तस्वीर मैं मन में बनाए जा रहा था, ये तो उससे एकदम अलग थी। एकदम बिंदास सी लड़की, जिसके कंधों और गर्दन के पास टैटू बने थे, नाक में मोती वाली एक नथ सी थी, बाल लड़कों जैसे छोटे और कहीं कहीं हरे नीले रंगे हुए थे। ये रुनझुन है? ये कैसे ये लोग साइकोलॉजी में पीएचडी करने लगते हैं
जिनका शायद अपना मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकती। सोनाली इतना तो समझती होगी कि मैं किस तरह की लड़की पसंद करूंगा। फिर उसने मुझे इससे मिलने क्यों भेजा? मैं आवाक सा उसकी ओर देख रहा था। कुछ कहता उससे पहले वो उठ खड़ी हुई और हाथ मिलाते हुए बोली, हाय, मैं रुनझुन, और ये मेरे दोस्त नील और सुप्रिया। उसके दोस्त भी उस जैसे ही थे। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बहुत ऊंचे से धक्का दिया हो और मैं लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा हूं। मैं जल्दी से कुर्सी खींचकर बैठ गया और पसीना पोंछने लगा। वो मैंने सुबह आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था ना, हम कुछ ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जो मेंटली चैलेंज्ड हैं। हम उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। ओह, मैंने तो ये सब सुना ही नहीं था। मैं तो बस उसके नाम और उसकी आवाज़ में ही खो गया था। हाँ, वो बच्चों के साथ कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में कह रही थी, लेकिन मैं ही ये समझा कि कोई लड़की मुझे कॉफ़ी पर बुला रही है तो शायद ये कोई डेट होगी। उन्होंने मुझे बताया कि वो चाहते हैं कि मैं अपने खाली समय में उन बच्चों को पढ़ाने में उनकी मदद करूं। और एक मैं था जो बिना सोचे कितनी जल्दी उन्हें जज कर रहा था, जबकि वो कितना नेक काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका ये लुक ऐसे बच्चों को खूब भाता है, इसलिए उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया है। इस उम्र में जबकि हर कोई अपना करियर बनाने या पैसे कमाने की दौड़ में लगा रहता है, वो उन बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं ताकि वो किसी पर बोझ ना बने। अभी तक मैं जो सोच रहा था कि वान गॉग की पेंटिंग समझने के लिए उस जैसी नज़र चाहिए, मुझे अपनी ही नज़र पर शर्म आ रही थी। हम लड़कियों के आगे बढ़ने पर भले ही कितने मॉडर्न विचार रखते हों, लेकिन हमारी नज़र में आज भी हर अच्छी लड़की हमारी माँ जैसी ही होनी चाहिए। रुनझुन और उसके दोस्तों ने आज मेरी नज़र बदल दी थी। मैंने भी इस नेक काम में साथ निभाने का वादा कर दिया। हमने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और शाम को ऑटिज़म स्कूल में मिलने का समय तय कर लिया। आज फिर कॉफ़ी हाउस से उतरते हुए मुझे लगा, वाकई इस जगह में कुछ बात तो है। यहाँ आकर अमृत की कुछ बूंदें मुझे भी मिल गई थीं। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।